Spare is a book written by Prince Harry, the Duke of Sussex. It provides a candid and introspective account of his life and experiences, shedding light on his journey as a member of the British royal family and his eventual decision to step back from his royal duties. The book offers personal insights, reflections, and perspectives on various aspects of his life, including his upbringing, military service, marriage to Meghan Markle, and his efforts to navigate his own path while balancing public expectations. रोमाना और आज की किताब जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रही है कि एक वो शहजादा जो है वो अपनी जिंदगी बताएगा तो क्या मजा आएगा। बहुत ही मेरे ख्याल वो जो दौर है ना वो भी बहुत इंटरेस्टिंग था। देखिए बहुत से रमूज होंगे, बहुत से रमूज होंगे, बिल्कुल होंगे। और हमारी जो प्रेजेंटर हैं आपको सबको मालूम है कि रोमाना है, इससे पहले भी बहुत सी किताबें हमारे यहाँ कर चुकी हैं। माशाल्लाह इनको भी लिटरेचर पर भी अबूर है, इंग्लिश लिटरेचर पर, और उसके अलावा बोलती भी बहुत अच्छा है। तो आइए रोमाना शुरू करते हैं प्लीज। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ये किताब पब्लिश हुई है जनवरी 2023 में, कुछ महीने पहले ही हुई है। और इसने अपनी किताब स्टार्ट की है फोकनर के कोट से, The past is never dead, it is not even past। तो ये शुरू में नॉवल 18 सेक्शंस में है किताब इसकी। इसने शुरू की है, एक्सप्लेनेशन दिया है कोई 2.5-3 पेज का कि क्यों इसने ये किताब लिखी। प्रिंस फिलिप की जैसे ही फ्यूनरल हुआ उसके कुछ घंटों बाद इसने विलियम अपना जो भाई है उसको विली कहते हैं, और लिखता भी ये मुस्तकिल विली है, और अपने बाप से कहता है कि हम मिलते हैं और बैठ के कुछ डिस्कस करना है। तो जो फ्रॉगमोर गार्डन्स है वहां पे ये गए, और वो इट्स अ गोथिक ruin, तो वहां पे वो इंतजार करता रहा, इधर टहलता रहा और अपने ग्रैंड डैड को, प्रिंस फिलिप को याद करा था कि उनका कैसा आइसी सेंस ऑफ ह्यूमर है। और एक दफा उसके दोस्त ने जस्ट टू मेक कॉन्वर्सेशन विद ग्रैंडपा उसने कहा कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट हैरीज बियर्ड। तो उन्होंने, क्योंकि वो काफी कंसर्न हो रहा था फैमिली में भी और कंट्रोवर्सीज चल रही थी प्रेस में कि क्वीन शुड फोर्स प्रिंस हैरी टू शेव, तो गौर से उन्होंने इसकी चिन देखी और एकदम ही broke into a devilish grin and said that's no beard। और फिर वो याद करने लगा हैरी के he had a lot in common with his mother even before she became a princess। और लोगों का ख्याल है कि he probably brokered the marriage या arranged the marriage between Prince Charles and Diana। तो ये बैरियल ग्राउंड भी था, तो ये वॉक अराउंड कर रहा था, देख रहा था, इधर उधर इंतजार कर रहा था, घड़ी बार बार देख रहा था कि लोग अभी तक आ क्यों नहीं रहे। एंड दिस वाज द फाइनल रेस्टिंग प्लेस फॉर मेनी रॉयल्स। इसमें वॉलिस सिम्पसन भी थी और एडवर्ड भी था। इन्होंने बहुत क्वीन से गुजारिश की थी कि हमें वहीं दफनाया जाए, जो उसने बड़ी रिलक्टेंटली शी अग्रीड। और एक सब कब्रों से जरा डिस्टेंस पे उनको दफनाया गया अंडर अ स्टूपिंग ट्री, जैसे कि लास्ट वैग ऑफ फिंगर। क्योंकि कोई ये ब्रिटिशर्स या रॉयल फैमिली दे वर नॉट हैप्पी विद सिम्पसन एंड एडवर्ड, और ये इधर उधर घूम रहा, इंतजार कर था, घड़ी देख रहा कि क्या हो गया इनको, अभी तक आए नहीं। और ये सिर्फ प्रिंस फिलिप अपने ग्रैंडफादर के फ्यूनरल के लिए फ्लाई करके आया था फ्रॉम अमेरिका। इसने एकदम फिर उसने सोचा प्रॉब्ली ये इन्होंने डिसाइड किया कि नहीं आए और डिस्कस नहीं करते, जो कुछ भी मुझे करना है तो मैं चला जाता हूँ अंदर और जो रिश्तेदार बैठे उनके साथ बैठ जाता हूँ। तो एकदम नजर पड़ी तो ये दोनों आ रहे थे और जरा उनकी बड़ी मेनेसिंग लुक थी, एंड दे अपीयर टू बी इन लीग। इसका एकदम दिल धड़कने लगा एंड इंटेंस टेंशन इसको शुरू हो गया, विच एक्सपेरिमेंटेड एट की मोमेंट्स इन हिज लाइफ। 3 लम्हे थे जब उसको बहुत इसको ये फीलिंग हुई थी लाइक थ्रोइंग अप, जब ही वॉज वॉकिंग बिहाइंड हिज मदर्स कॉफिन। 11 साल का था ये, और पहली दफा जब बैटलफील्ड में गया था, या एक दफा ये स्पीच दे रहा था, उसके दौरान इसको एकदम पैनिक अटैक हुआ
तो इसको ये नर्वसनेस बहुत होती थी. खैर फिर ये लोग आ गए और इसको बहुत ज़रा खौफ सा था, लेकिन कैजुअली इन्होंने बातें शुरू कर दी वेदर की, इसकी उसकी, और ये सोच रहा ये मौका नहीं दे रहा कि मैं ये बात करना चाहूँ, और बीच में वो जब बोलना चाहता था तो इंटरप्ट कर देते थे दोनों. तो इसको समझ में नहीं आया कि किस तरह से ही वांट्स टू कम टू द पॉइंट, और इसने सोच लिया था कि ही वोंट लेट दिस एनकाउंटर गेट इनटू एन आर्ग्यूमेंट. फिर उसके बाद जब ये कोशिश करता वो कुछ और बात शुरू कर देते. उसके बाद इसने कहा, इसने नोट किया कि जो इसका भाई है, इसको विली कहता है, विलियम को, इसने कहा he had the same scowl, his alarming boldness, more advanced than mine, his famous resemblance to mummy, which was fading with time. इन जुमलों पे प्रेस ने बहुत ऑब्जेक्ट किया था जब उसकी किताब छप गई कि इसने अपनी बॉल्डनेस क्यों नहीं देखता और इस तरह से लिखा है. उसने गार्डन्स की तरफ इशारा किया हैरी ने और कहा कि विली, this was supposed to be a home, we were going to live here for the rest of our lives. तो वो कहता है तुम गए थे, कहता है हाँ मैं गया था, लेकिन तुम्हें पता है ना क्यों गया था? कहता नहीं मुझे तो नहीं पता. Claiming total ignorance of the reasons why I fled the land of my birth, the land for which I fought for, being ready to die, my mother country. No knowledge why my wife and I took the drastic step of picking up our child and just running like hell, leaving behind everything, the house, friends. Really? You don't know? I don't. और उसने अपने वालिद की तरफ देखा तो उनका भी एक्सप्रेशन ऐसा था कि भाई मुझे भी नहीं पता कि तुम यहाँ से क्यों भागे हो. फिर उसने सोचा कि हो सकता है सही हो और इनको पता ही ना हो कि मैं क्यों गया. और इस the thought made him so cold and terribly alone, और उसको बहुत तन्हाई का एहसास हुआ. और उसने उस वक्त सोचा कि okay, I have to tell them. And so Willie world, here we go. इसने इस तरह से अपने एक्सप्लेनेशन दिया कि इन्होंने बिल्कुल इग्नोरेंस शो की कि क्यों छोड़ के गया सब कुछ. तो उसने कहा फिर ठीक है मैं फिर दुनिया को बताता हूँ, आपको भी बताता हूँ. एंड देन ही स्टार्टेड हिज नॉवल जो मैंने बताया 3 सेक्शंस में. पहले सेक्शन में he writes about his childhood, and the middle portion is when he was in the British Army or Afghanistan or Iraq में गया था ये, तो वहाँ का इसने लिखा है. और third part when he met Megan and how he got married to her, वो सारा कुछ है इसमें. शुरू के हिस्से में he began by raking his memories, time spent with dad, Willie, grandmother. Mummy was never around those trips to Balmoral. They said she was with a new friend, never used the word boyfriend. He recalls time spent with Mummy was full of laughter, met this person who gave her a diamond bracelet. She liked it as she wore it all the time. They did jet skiing, skiing, and enjoyed. Mummy was no longer part of the family. She either bolted or was thrown out. इसको धीमी धीमी चीजें याद हैं. ये 11 साल का था और उसने कहा इसको अंदाजा था कि the family didn't like Diana, and then she got into a friendship with Dodi Fahad, और उनको काफी घुमाती थी और उसके साथ बहुत अपनी माँ के साथ इसको जो वक्त याद है बहुत खुशी का, और हर वक्त हंसना, और हमेशा सनी प्लेसेस पे लेके जाती थी, सेंट ट्रोपेज. और जब ये वापस आते थे तो इंग्लैंड का वही बादलों से घिरा मौसम. और ही रिमेम्बर्स मोस्टली इनका वक्त इवन इन Balmoral इनका वक्त बाहर गुजरता था, क्योंकि जो इनकी नानी थी the queen, she wanted to spend at least an hour outside to get fresh air. ये रोज का रूटीन था. फिर as his memory rolls, most of their time was spent outdoors. His memory gathers and curates as it sees fit. जैसे जैसे उसको याद आती हैं चीजें वैसे वैसे ही लिखता जा रहा है. 1984 he was christened Henry Charles Albert David of Wales, but from day one everyone called him Harry. जब भी अंदर से गुजरते थे क्वीन विक्टोरिया का स्टैचू था तो लोग झुक के उसको जैसे they would bow at the statue. फिर
थोड़ा सा डिस्क्राइब करता है कैसल का अंदर से कि कैसा फर्नीचर था। बालमोरल में 50 बेडरूम्स थे और उसको ये भी याद है कि एक कमरा था जो काफी बड़ा था, उसको डिवाइड किया था इन्होंने विलियम के लिए और इसके लिए, और जो लार्जर पोर्शन था वो विलियम को दिया था, जिसका बहुत अच्छा व्यू था। और जरा उसमें इसका कमरा लेस लग्जूरियस था, उसको एहसास ही नहीं हुआ कि पूछता कि मुझे क्यों छोटा कमरा दिया, ये उसमें ज्यादा फैसिलिटीज नहीं है। फिर उसने सोचा आफ्टर ऑल ही वॉज द एयर एंड ही वॉज द स्पेयर. I was the shadow, the support, the plan B, to provide backup, a spare part. This was made explicitly clear to him from the beginning of life's journey and regularly reinforced. He was 20 when he heard the story of what Pa said the day he was born. Wonderful. Now you have given me an heir and a spare. My work is done. And Pa had gone off with his girlfriend, Camilla. So this is what he remembers. जैसे जैसे चीजें याद आती जा रही हैं वैसे that he's jotting them down. और फिर याद करता कि पुराना फर्नीचर था और बहुत फॉर्मेलिटी थी। इनके लिए जब खाना आता था तो सिल्वर डोम में होता था और वो बटलर्स लेके आ रहे होते थे, फाइन बोन चाइना एंड एवरीथिंग, लेकिन अंदर खाना वही होता था, किडी स्टफ, फिश फिंगर्स, ग्रीन पीस और कॉटेज। लेकिन बड़ों के लिए they were forced to go through the rigorous formality of dressing up, remain ramrod straight with china plates and crystal goblets placed with mathematical precision, found all this formality carried on to this day from the time of Albert. तो इन लोगों का वो सब कुछ तो आता था, silver trays and you know all that, लेकिन जो घर के बड़े थे उनके लिए एक तरह की सजा थी कि पूरी फॉर्मली ड्रेस्ड अप लॉन्ग टेल कोट्स, उसमें खाना रात को खाया जाए। और पाइपर वो बजाता था क्योंकि जो उनकी ग्रैनी थी क्वीन एलिजाबेथ, शी एंजॉयड द साउंड ऑफ पाइप्स। तो अर्ली मॉर्निंग भी बजते थे उनको जगाने के लिए और रात को भी बजते थे। और इसने लिखा हेल्प बीइंग एन एडल्ट। और सारी जो बेडिंग थी उस पर स्टैम्प था ER, एलिजाबेथ रेजाइना। और कहता है कि एक दिन मेरे फादर बेड की एज पे खड़े हुए और कहने लगे मम वाज इन अ क्रैश। इसको एहसास नहीं हुआ कि कोई चीज सीरियस हुई होगी क्योंकि इसके अब्बा ने ये कहा कि paparazzi chased, everything will be okay, we will go and see her। और थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा I'm afraid she didn't make it। तो ये वेगली इसको चीजें याद हैं। Those phrases stuck in his mind like darts on a board. Remember clearly that he didn't cry, not great at showing emotions. Pa didn't hug him. After decades of working, he reconstructed that morning. ये actually अपने आप से चीजें जो इसको थी वो छुपाता था और इसने अब रिकंस्ट्रक्ट की वो जो सुबह थी जब इसके वालिद ने आके इसको बताया। और ये पूरा most of the time he remained in the room till the piper began to play outside। और सोचे आप घर मतलब पैलेस में और भी लोग थे लेकिन nobody came forward to console the child कि वो किस चीज से गुजर रहा होगा। He was just 11 years old। और उसको बाहर भी ये लोग निकले, वेगली इसको याद आ रहा है कि बहुत लोग जमा थे, कार्ड्स थे, फ्लावर्स थे। और ये इसने घबराहट में अपने फादर का हाथ पकड़ना चाहा तो एकदम कैमरास की आवाजें आनी शुरू हो गई, क्लिक क्लिक क्लिक। और इसके अब्बा ने भी हाथ थोड़ा सा हटाया और इसको अफसोस हुआ कि मैंने क्यों अपने इमोशंस शो किए, क्योंकि इन्होंने फौरन तस्वीरें लेनी शुरू कर दी। अब आवाजें आ रही थी, लोग यूज कर रहे थे द वर्ड बॉडी, जिससे इसको बहुत तकलीफ हो रही थी और he couldn't really grasp कि इसकी अम्मी वापस नहीं आएंगी। It was a punch in the throat. Different thoughts cropped up in his mind. Mum's life was miserable, hounded, harassed, lied about. She staged a diversion, gasped with relief। उसने सोचा कि मेरी माँ खुश तो नहीं थी, हो सकता है इसके लिए रिलीफ हो, जो कुछ हुआ है। she's not there, नजर नहीं आ रही है। और इन्होंने जरा टीवी से इनको दूर रखा, लेकिन इनको लोगों से खबरें मिल रही थी कि क्या हुआ है। इसकी जो डायना की बहन थी आंट सारा, वो आई और पेरिस से उसके अम्मी के ब्लॉन्ड बाल ब्लू रंग के बॉक्सेस में लाके इनको
एक विलियम को दिया और एक इसको दिया. इसे खोल के देखा तो उसको लगा कि रियली यही शायद प्रूफ है कि शी इज गॉन. लेकिन फिर भी इसको कुछ अनसर्टनिटी सी थी कि नहीं मेरी माँ वापस आएगी. क्राउड में मिल रहा है केंसिंगटन पैलेस के बाहर, लोगों से हाथ मिला रहे, लोगों के हाथ और हाथ गीले हो रहे क्योंकि लोग रो भी रहे थे. एंड ही फेल्ट गिल्टी. इसको भी रोना आ रहा था कि ही शुडंट क्राई. सोचे इतनी पाबंदी और इस तरह से they can't even show the emotions, or it's instilled in them कि even as a child he was feeling guilty कि इसको रोना आ रहा है. और ये बार बार सोच रहा था मेरी माँ खुश नहीं थी, इसलिए she felt the need to disappear. फिर they walked behind the mother's coffin on a horse-drawn carriage through the streets. और इसको अभी भी जो घोड़े की टाप की आवाज अभी भी इसके जहन में है. When he was thinking about it, he remembered clearly कि कैसे घोड़ों की आवाज आ रही थी और उसके पीछे कॉफिन के पीछे जा रहे थे. जो उसकी प्रिंसेस डायना का भाई था चार्ल्स, he put his foot down. उसने शोर मचाया कि it's barbaric कि छोटे छोटे बच्चों को कॉफिन के पीछे चलवा रहे हैं. When they reached Westminster, the few John Elton, जो कि बहुत डायना को पसंद था, he rose and sang Candle in the Wind. उसने थोड़ा सा version change किया, उसमें wordings वगैरह. Towards the end of the service, Uncle Charles blasted everyone of the family, nation, press for stalking mummy to her death. They also gave in to pressure and lowered the flag to half-mast, royal standard reserved for members of royal family, which she wasn't anymore. She was she forgiven by Granny? When her coffin was lowered, her hands folded over pictures of her two sons. At that moment, Harry broke down, sobbing uncontrollably into his hands, felt ashamed at violating the family ethos. और इसकी ये कहता है कि फ्लैग भी हाफ मास्ट पे नहीं किया था. वो तो जब लोगों ने प्रेशर किया और उसके मामू ने शोर मचाया कि आप लोगों की गलती है कि पेपरैट्स किस तरह से उसको स्टॉक करते हैं, किस तरह से किया कि उसकी वजह से उसकी डेथ हुई है. और जब लोगों का प्रेशर भी हुआ तो उन्होंने हाफ मास्ट पे फ्लैग को किया. और क्योंकि ये रिजर्व था सिर्फ रॉयल्स के लिए, एंड शी वाज़न्ट अ रॉयल एनीमोर. और डायना ने उससे पहले, इसकी बर्थडे के आने से पहले, अपनी बहन को इसके लिए गिफ्ट दे दिया था जो उसने उसको आके दिया. फिर ये बताता है कि पा, अपने फादर को हमेशा पा कहता था और वो हमेशा इसको कहते थे डार्लिंग बॉय. उन्होंने कभी एक फ्लाइट पे ट्रेवल नहीं किया. First and second in line to be wiped out. ऐसे तो it was unthinkable कि ऐसी चीज हो. No one gave a damn who he traveled, and spare would always be a spare. तो ये नोट कर रहा था चीजें कि वो एक ही फ्लाइट पे नहीं करते थे, लेकिन इसके लिए ना कोई पूछता था किस कौन सी फ्लाइट पे जा रहा है, किसके साथ जा रहा है. उसके बाद he knew that his father was friendly with Camilla even during Diana's when Diana was alive. और फिर उसके बाद फैमिली ने सोचा कि ठीक है अलाउ कर देते हैं ये into the family, लेकिन he shouldn't get married, but she wasn't. She wanted marriage. Camilla wanted marriage and eventually a crown. At Eton, Willie didn't want anyone to know Harry was his brother, क्योंकि ये अब बड़ा हो गया था. He graduating from smoking a cigarette to weed. Sorry, like all Etonians, he was going to Eton, and all the newspapers he was labeled as innate naughty. So it was sad. घर वाले newspapers देखते ही थे, उन्हें भी पता था, देखते कि why is he taking drugs. He critically observed the articles written over a period about him. His school reports were not public, were all public domain, all aware of his academic struggle, no one giving a thought what he was grieving, that he was grieving alone. अच्छा नहीं पढ़ रहा था ये. There was a point when all newspapers splashed news about Harry being drug addict. One editor was after him. Later he learned it was the doing of his own family to divert attention and gain sympathy. He was blamed.
to make their own lives a bit easier, he regrets not developing good relationship with Margot, Princess Margaret, his granny's sister, rebellious like his own mother, not much choice in choosing a man of her own choice. थोड़ा सा उनका briefly बताता है कि वो थोड़ी सी rebellious थी and what she did, and she was blunt also. अच्छा, उसके बाद ये हुआ कि थोड़े days attended her funeral. अच्छा, जिक्र इसलिए कर रहा है कि प्रिंसेस मार्गरेट की डेथ होती है, उसके थोड़े अरसे बाद क्वीन मदर की डेथ हो जाती है. सेम रिचुअल पीछे, डाउनकास्ट आईज से कॉफिन्स के पीछे डार्क सूट्स में चलना, और वही डीजेवू वाली फीलिंग थी कि हाँ इससे तो हम गुजर चुके हैं पहले भी. और उस पे रिनाउंड कोहिनूर वो रखा हुआ था, क्राउन रखा हुआ था, thousands of diamonds, just 3,000 diamonds. Center of the cross was a Kohinoor diamond the size of a cricket ball, the largest diamond ever seen by human eyes, acquired by the British Empire at its zenith. Stolen, some thought, heard it was cursed. Only women were permitted to wear it. Strange, after so much mourning, months later, Golden Jubilee celebrate हुई, Queen Elizabeth की 50th anniversary थी, और Granny's reign जो थी, Queen Elizabeth के 50 साल हो गए थे, और कुछ अरसे बाद ही celebration थी. He found strange कि अभी mourning की थी नानी की उनके इंतकाल पे, और अब इतनी जोर शोर से celebration हो रही है. People rejoicing, again approached by another editor. Editors constantly इसके पीछे, newsmen इसके पीछे, और उनको पैसे मिलते थे. इतने पैसे मिलते थे, इसने बाद में इसको पता चला कि कॉटेज नहीं, वो बड़े बड़े घर खरीद लेते थे, और इन लोगों के पीछे रहते थे, और छोटी छोटी चीजें इनकी स्प्लैश होती थी न्यूज़पेपर्स में. इसने एक दफा कन्फेस भी कर लिया था कि हाँ मैं वीड स्मोक करता हूँ, but nobody realized that he was a deeply unhappy 17-year-old. Golden Jubilee पे the Queen rode in a carriage of gold. एक square inch जो था ना, it was made in gold. The carriage was built 13 years before the American Revolution, but still ran like a top. The Queen enjoyed the malt rock sang by Paul McCartney, और बड़ी खुश थी, और she was tapping her feet. तो इसका इतना जी चाहा कि आगे बढ़ के और जाके अपनी नानी को हक करे, लेकिन but couldn't imagine कि ये such an act might be sanctioned. इतनी formality थी कि आप ये सब चीजें कर नहीं सकते थे, और nobody considered him the university type. ये अपने education का भी बीच में लाता है कि क्योंकि इसके अच्छे reports नहीं थे, और public domain में सारे everybody knew. तो he opted for the army to work, एक farm पे काम किया, then joined the fight. जो इनकी policy थी royals की, never complain, never explain, stuck to the motto, to the family motto. When a teacher accused him of cheating, ये हर तरफ से they've been targeted. तो इसने सोचा कि press conference call करता है और बताता है कि ये सब चीजें गलत हेडलाइंस हैं, और ये elaborate कर करके कहानियां आ रही हैं. तो इसको जो था he used variety of approaches, इसे join किया, लेकिन इसको मना कर दिया कि कोई इस तरह की चीज नहीं करे कि to clear his position. He joined boot camp, very tough training. They use variety of approaches: physical duress, psychological intimidation, labor. It was a holiday away from press. लेकिन इतनी tough training थी, but उसको लगता था कि एक छुट्टी पे आया है, इंग्लैंड से दूर है, क्योंकि वहां पे constantly प्रेस इसके पीछे होती थी. हाथ हिलाता था तो उसकी तस्वीरें स्प्लैश हो जाती थी. तो इन सब टफ ट्रेनिंग के बावजूद ही वाज वेरी वेरी हैप्पी. काफी डिटेल अकाउंट देता ऑफ द बूट कैंप, केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल, न्यूक्लियर पॉइजनस स्प्रेज, क्या चीजें थी, बट ही स्टिल प्रेफर्ड, और चाहता था कि 5 more weeks
काफी नहीं है, इससे ज्यादा इसको मिल जाए. He was lieutenant, second lieutenant Wales. विली उस वक्त सेंडहर्स्ट पे था. जब इसकी पासिंग आउट हुई तो फैमिली वहां पे थी, और इसे नोट किया कि जो विली था इसने सल्यूट किया, और इसको लगा कि एक लम्हे के लिए ही आउटरैंड विली, और उसको इम्पोर्टेंस मिली है कि इसके फादर भी वहां पे हैं. अच्छा, और ग्रेजुअली इनको अंदाजा हो रहा था कि कोई इनके बहुत करीब है, who's sneaking stuff to the newspaper. He didn't mind going to Iraq. Again, he wanted to be away from Britain. इसका जो प्राइवेट सेक्रेटरी था उसने इसको बैठ के बात की, कहने लगे तुम मुझे ये बताओ कि तुम इराक जा रहे हो, और तुम मुझे बताओ तुम कहाँ दफनाना पसंद करोगे. तो एकदम ये चौंका. तो उसने कहा हाँ, वॉर ऐसी चीज है कि वन शुड बी प्रिपेयर्ड. तो तुम मुझे बताओ कि तुम कहाँ तुम्हें दफना है. तो वो सोचता है कि बड़ा पीसफुल था फ्रॉगमोर, तो वहां उसने कह दिया. फिर उसके बाद सेकंड पार्ट में इसकी दोस्तियां हुई कुछ लड़कियों से, लेकिन वो ब्रेक ऑफ होता था, उससे ये बहुत अपसेट हो जाता था. लेकिन ब्रेक ऑफ इसलिए होता था कि वो प्रेस इतने पीछे होती थी कि वो लड़कियां परेशान हो जाती थी कि दैट ही इज अ बैगेज. इसके साथ दोस्ती करने का परेशानी है कि उसके घर के बाहर न्यूज़पेपर मैन खड़े हुए, मीडिया, इसकी फैमिली के. तो एक दफा इसने, एक लड़की थी चेल्सी, वो इतनी परेशान थी कि इसने उसके भाई से कहा कि तुम उसकी गाड़ी चेक करो. तो पता चला कि वो डिटेक्टर लगा हुआ था, ट्रैकिंग डिवाइस. तो उन्हें ये पता था कहाँ निकली है, कहाँ गई है, मुस्तकिल दे कुडंट टेक इट. तो उससे खत्म हुई. उसके बाद इसने अगेन ही गिव अ डिटेल डिस्क्रिप्शन. जैसे मैंने कहा, जैसे जैसे इसकी थॉट्स आती जाती हैं वैसे ये लिखता जाता है. बीच में कभी अपनी अम्मी का जिक्र कर देता है. जैसे जैसे वो हिस्सा जो है, जो अपनी माँ से रिलेटेड इसकी मेमोरीज है, वो ये सप्रेस करता रहा है सारी उम्र. और अब जैसे जैसे आती है वो डालता रहता है. स्टार्टेड ड्रिंकिंग अ लॉट. Paparazzi drove him mad, getting too close that he would get a physical, and that picture was a prize, rewarded highly. एक दफा आप लोगों ने भी वो पिक्चर देखी होगी कि इसने हाथ बढ़ा के किसी पेपराजी को ऐसे किया, तो वो इतनी स्प्लैश की कि ये फिजिकल हो जाता है और ड्रग्स लेता है, इसको होश नहीं होता. जबकि वो कह रहा था वो इतने करीब थे मेरे कि मुझे जरा सा दूर करना था कि मुझे गुजरने दो. तो एवरीथिंग, और एहसास हुआ कि कुछ चीजें घर की इतनी पर्सनल थी, तो घर में ही कोई था जो इनको लीक करता था चीजें. फिर एक दफा सेमीफाइनल्स थे रग्बी वर्ल्ड कप के, एंड ही वाज इनवाइटेड. ही इमीडिएटली एक्सेप्टेड टू गो टू पेरिस. फिर इसने वहां पे अपनी माँ की कुछ फाइल्स जो थी प्राइवेट, वो थी, वहां से पुलिस से मंगवाई कि देखे कि ये जो हुआ था इंसिडेंट वे ही लॉस्ट हिज मदर. उस टनल में वो गया at 65 miles per hour as police reports, not 120 as the press originally reported. और जो एक बम्प सा था, तो कहता वो लिप महसूस भी नहीं हुआ, इतना हल्का सा था, हो ही नहीं सकता था कि उस इतना वो ऊंचा होता कि वो कार वेयर ऑफ हो जाती और जाके साइड पे वो टकराती. फिर दोबारा गया और उसने देखा कि नहीं, वो बम्प इतना ऊंचा नहीं था कि उससे गाड़ी होती. वो ड्राइवर जो था ही वाज ड्रंक. और उसने अपने भाई को फोन किया, तो भाई से बताया, तो उसने कहा कि हाँ मैं भी गुजरा. तो उसने, उसको हैरत हुई कि उसने कभी शेयर नहीं किया कि हाँ वो भी उस टनल से गुजरा है. नोट, ये ग्रेजुअली नोट कर रहा था कि ये यूं तो थे भाई, लेकिन दे वो सिबलिंग राइवलरी स्पेशली विलियम में थी कि ये इससे आगे ना निकल जाए, इसकी ज्यादा फुटेज ना मिले इसको. इसने सोचा कि मैं ये टनल से गुजरूंगा, डिटेल्स पता चलेंगी तो ही गेट ओवर द पेन. लेकिन वो तो डबल हो गया पेन. द decade of unrelenting pain, instead it brought on the start of pain. ये इतनी तकलीफ में था. he went to a bar, he drank and drank and picked up fights with his friends. और पब ने इसको बाहर फेंक दिया. again pictures in the newspaper. और रात को होटल में इसका जो गार्ड था उसको बगैर बताए ये एट डस्क, बहुत अर्ली इन द मॉर्निंग वो बाहर निकल गया. दैट वाज
he violated the rule कि इन लोगों को इजाजत नहीं थी कि अकेले किसी भी स्पेशली फॉरेन सिटी में निकले. उसके बाद इसने वही जैसे मैं आपको कह रही हूँ, इसने चाहा कि हम केस खोलते और क्योंकि ये तो ड्राइवर ड्रंक था और उन लोगों को जो है पेपराजी ने चेस किया तो उनको पकड़ा जाए न्यूज पे उनको, और फिर उनके अगेंस्ट कुछ किया जाए, इंक्वायरी की जाए. तो उसको मना कर दे गया. उसने नाम नहीं लिखा, बस लिखा है बाय द पावर्स दैट बी. तो ऑब्वियसली क्वीन एलिजाबेथ वगैरह ने इसको मना किया कि कोई केस खोलने की जरूरत नहीं है. फिर ये बताता है कि इसने सोचा कि मैं अफगानिस्तान जाऊं और मैं मर जाऊं तो एटलीस्ट मेरे लिए कोई अच्छी बात तो लिखी जाएगी. एंड उसके बाद उसके इसका एक पर्सनल कॉल साइन था. बहुत डिटेल में इसने अपना वो पीरियड लिखा है जो ये वॉर में और ट्रेनिंग में है, बैटलफील्ड पे था, जिसके लिए सारी ये तैयारी कर रहा था. इसकी पढ़ाई में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं थी और इसने डिटेल डिस्क्रिप्शंस ऑफ वेपन्स, व्हीकल्स, एयरक्राफ्ट, लैंड माइंस, मिसाइल्स बहुत ज्यादा है. और उसके बाद इसको कहा गया कि एक ऑब्लिगेटरी कॉन्फ्रेंस में क्वेश्चंस करे. वहां पे वो भी बैठे हुए थे, इसके फादर और विली भी. और पहली दफा था कि इसके फादर ने इसको हक किया जब ये वापस आया फ्रॉम दीज बैटल फील्ड्स. और उसने कहा तुम लगते एग्जॉस्टेड लगते हो और यू लुक ओल्डर. ये बैठा गाड़ी में, उन्होंने इसको पिक किया तो ही कुडंट एब्जॉर्ब द ग्रीनरी इंग्लैंड की. और उसने कहा कि कंट्री साइड की इतनी ग्रीनरी है, ये रियलिटी है या वो रियलिटी थी अफगानिस्तान की जहां वो एक बच्चे की हर हड्डी टूट गई थी और उसकी बॉडी डेंगल कर रही थी लेकिन वो जिंदा था. कहने का ये कौन क्या चीज रियलिटी, ये नरम कुशन सीट्स ऑफ द कार, दिस ब्यूटीफुल ग्रीनरी. और वो उसके बाद उसको बहुत साइकोलॉजिकली ही वाज वेरी अफेक्टेड, बहुत खामोश हो गया था. और अगेन उनके वापसी पे प्रेस वाज अगेन रशिंग और इसको छुप के चेल्सी, इस लड़की का नाम था, उससे मिलना पड़ता था. वही स्टॉकिंग हो रही होती थी कि पीछे पीछे इनके जहां पे भी निकल रहे हैं. और उसके बाद ये ही मेट अनदर गर्ल, कैरोलाइन फ्लेक. उसके साथ भी यही हुआ. शी वाज अ प्रेजेंट ऑन टीवी, एंजॉयड ईच अदर्स कंपनी, बट दिस फ्रेंडशिप टू वाज डिसॉल्व्ड बिकॉज ऑफ द इंसेप्शन ऑफ द पेपराजी. Within hours they camped outside her parents, all her friends. वो सिर्फ उस लड़की को नहीं टारगेट करते थे, उसकी फैमिली को, उसके ग्रैंड पेरेंट्स को, उस लड़की के वो सारे लोग परेशान हो जाते थे. तो एक दफा उसने आराम से बताया कि आई वर्कड इन अ फैक्ट्री. तो इन्होंने इतना बुरा भला कहा इसकी कंट्री ने, न्यूज़पेपर में आया कि ही इज गोइंग आउट विद अ गर्ल हु वर्कड इन अ फैक्ट्री. तो इसने सोचा वी आर सच अ कंट्री ऑफ अनसफरेबल स्नॉब्स, इसमें क्या बुराई है. फिर इसकी डिप्लॉयमेंट कट शॉर्ट कर दी क्योंकि इसने एक तो ये कहा कि आई वांट टू गो बैक टू ब्रिटेन एट दैट टाइम. और इसको ये था कि ही वाज बीइंग टारगेटेड क्योंकि इसने अच्छा 2 साल लगने थे इसको टू क्वालिफाई एज अ पायलट, जो कि काफी लंबा था पीरियड. और कहीं भी भेज सकते थे उसको फॉर हिज ट्रेनिंग. बल्कि इसका करना पड़ा इसको मजबूरन. इसको पढ़ाई से वो था क्योंकि 2 साल की ट्रेनिंग थी. अगेन स्कूल वर्क सारा जैसा क्लास का काम होता है. इसकी मर्जी थी कि ये जो वुंडेड सोल्जर्स हैं उनकी फैमिली से मिले, जो मर गए हैं उनकी फैमिली से मिले, जैसे डायना का था. लेकिन इसको एक तरह से फोर्स किया कि नहीं तुम यू शुड क्वालिफाई एज अ पायलट. और उसने एक ब्रिटिश ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की, हेल्प. और he brought awareness among the public to the plight of soldiers कि उनको भी जरूरत होती है, जख्मी होते हैं या मर जाते हैं, उनकी फैमिली को भी जरूरत होती है. एंड काइंड ऑफ ही वर्कड ऑन द सेम ग्राउंड एज हिज ओन मदर. इसमें वो चीज कुछ चीज इंस्टिल हुई हुई थी कि रहमदिली, लोगों के आगे बढ़ना. और उसके बाद इनको काफी
the fact was electrifying जब इन्होंने इस organization के लिए काम किया. अच्छा, जब ये he was working as a cadet, he met a Pakistani fellow cadet और उसने बैठे टेबल पे सब तो उसने कहा कि हंस के कहा, oh our little Paki friend, not knowing Paki was a slur word. और उसके बाद it was in all, एक ने बैठे हुए किसी ने वीडियो बनाया और it was splashed all over the newspapers कि ये racist है. और एक दफा एक पार्टी हुई थी इसमें इसने नाजी यूनिफॉर्म भी पहन लिया था, वो भी बहुत उछाली. एक न्यूज़पेपर है न्यूज़ ऑफ द वर्ल्ड, heated condemnations began और लोगों ने कहा कि ये इससे कुछ नहीं सीखा है वहां पे जा बैटलफील्ड पे भी जाके. और जो टोरी लीडर था उसने इसको बहुत ज्यादा डिनाउंस किया फॉर एवरी कॉर्नर. और फिर पहले से एक अपॉलॉजी भी ऑफर की, लेकिन वो जो पाकिस्तानी था उसने कुछ नहीं माइंड किया और कहने उससे मेरी आई फेल्ट वर्स क्योंकि उसने ना नाराजगी का इजहार किया. अगेन देन ही वाज शिप्ड ऑफ टू रॉयल एयर फोर्स for flight training. He just wanted to escape. ब्रिटेन में कॉन्स्टेंटली जो था पीछे लगे रहते तो उससे ये मेंटली बहुत थक गया था. And he wanted to hide from humanity, from the planet in fact. और सरफेस पे लिखता है कि हम दो भाइयों की जो रिलेशनशिप थी ओके लगती थी, लेकिन हम हंसे भी हैं. एक दफा इसको याद आता है कि हर दफा ये झगड़े नहीं करता था, लेकिन बैठ के हम इंजॉय भी करते थे कुछ चीजें. लेकिन अंडर द सरफेस इनके बीच में क्या था, ही कुडंट कॉम्प्रिहेंड कि क्यों उसको उससे नाराजगी रहती थी विलियम को. फिर एक दफा इन्होंने जॉइंट इंटरव्यू के लिए तैयार हुए तो कॉन्स्टेंटली ये जो है इसकी शिकायतें कर रहा है कि इग्नोर करता है, ये करता, जबकि ये सोच रहा था कि हम तो अलग अलग कमरों में रहते हैं. और फैमिली जो थी ही डिडंट, इसके जो प्लान्स थे करने के उन्होंने डिस्कस ऑल हिज प्लान्स. द स्पेयर लेट हिम रन अराउंड अ बैटलफील्ड लाइक अ चिकन विद इट्स हेड कट ऑफ, बट द एयर नो. उसके देखते थे क्या चीज कर रहा है विलियम, इसके लिए दे वर नॉट बॉदर्ड. अच्छा, फिर इसको तालिबान में दरअसल थोड़ा शॉर्ट करती हूँ नोटिंग द टाइम. तालिबान ने इसको टारगेट करना शुरू किया, इन्हें पता चला तो इसकी जगह इन्होंने बदली. और इसने कुछ चीजें ये सोचता था. जब एक दफा ये वो सर्कलिंग लंदन ओवरनाइट तो नीचे जो एमरल्ड कलर की लाइट्स थी तो एकदम फ्लैश हुआ कि इसकी मोहम्मद अल फायद डोडी फादर ने इनको लेजर के पेन्स दिए थे. उससे इसने कंपैरिजन की मेमोरीज बचपन की चीजें आ रही हैं और ही इज ट्राइंग टू बिल्ड ऑन दोज मेमोरीज. कहानी जो भी अपना बना रहा है. इसने अभी तक 25 साल का हो गया था, कोई चीज कॉन्क्रीट नहीं अभी तक वो की थी. फिर बोत्सवाना ये चला गया और वहां पे इसको तो एक कपल था जो वेरी सपोर्टिव, लेकिन कॉन्स्टेंटली इससे कुछ गलती होती कुछ होता तो जो न्यूज़पेपर्स में आ जाती थी. फिर उसके बाद ये जब वापस ये लोग अपने भाई के साथ बैठा भी, उसके बाद इनको पता चला कि इसको पता चला कि जो विलियम है वो शादी करने वाला है. इसको बड़ी हैरत हुई कि एक वक्त आया था जब ये वापस आ गया था बैटलफील्ड से तो ये लोगों ने वक्त गुजारा था तो किसी ने शेयर ही नहीं किया कि ही इज गोइंग आउट विद समबडी. और एकदम शादी का वो हो गया तो इसको घर की न्यूज से भी अलहदा रखा जा रहा था और ये फील करता था, इजहार नहीं करता था. फिर इसने अपनी माँ की लेजेंडरी जो सफायर रिंग थी वो इसने इनहेरिट की थी. तो अखबार में ये आया कि मैंने दे दी उसको और बहुत ऐसी कहानियां थी. दोनों भाई कहते ऐसी कोई बात नहीं थी, स्टेप शुरू से ही अपने पास रखी थी, दो मुझे वो इनहेरिटेंस में मिली थी. अच्छा, जब ये यहाँ पे भी जाते थे he was invited to join the wounded soldiers to track the North Pole. एक बहुत अच्छी एक्टिविटी थी, उससे इन्होंने मिलियंस रेस किए थे. imputees थे जो पहली दफा to reach the pole और उसमें ये शामिल था.
लेकिन अच्छा उसके बाद इसने अटेंड की शादी, बेस्ट मैन की स्पीच देना चाह रहा था, लेकिन विलियम ने कहा नहीं, ये कुछ गलत सलत बोल देगा, ही डिडंट। इसको तकलीफ हो रही थी कि उसी जगह शादी हो रही जहां इसकी माँ का कॉफिन लेके गए थे, सेम प्लेस वेस्टमिनिस्टर। ही वाज ड्यूक ऑफ कैम्ब्रिज। अब जैसे तालिबान्स ने इसको ट्रैक करना शुरू कर दिया था एंड ही दे वांटेड टू टारगेट हिम, तो इसको ब्रिटेन भेज दिया था। और दोनों भाइयों में वो चल रही होती थी, और इसको अब शुरू हो गए थे पैनिक अटैक्स। His official life was all about being in public, giving speeches hours before a speech or public appearance. ये एकदम breakout होता था sweat में, इसको समझ में नहीं आता था ये क्या करे। Suffering from post-traumatic stress. कहता है my war didn't begin in Afghanistan, it began in August 1997, जब इसकी माँ को मारा था। उस वक्त से इसके अंदर ये स्ट्रेस था, ट्रॉमेटिक स्ट्रेस था। ये इन वॉर्स पे जाके नहीं इसमें हुआ है, ये he just hid it, he didn't share it with anybody, और घर में कोई भी नहीं था। इसने एक दफा अपने बाप से कहा कि मुझे इस तरह का होता है कि जब मैं स्पीच देने जाता हूँ I break out in sweats, तो उसने कहा कि तुम न्यूज़पेपर्स नहीं पढ़ो, और nobody helped कि थेरेपी पे जाए या कुछ करे। जब विलियम की शादी हुई तो इट वाज कंसिडर्ड अ हाउस होल्ड, प्रॉपर इंग्रेव्ड लेटर्स, लेटर हेड्स आए, और जो है मोर हाउस होल्ड, मोर कार्स, और बड़ा घर, हर चीज दी गई। और इसको होने लगा था उस वक्त तक, ही वाज ट्रीटेड एज एन आउटसाइडर। ना इसके फादर इसको पूछते थे, ना कोई उसको पूछता था। माइग्रेन इसको कॉम्प्लेक्स होना शुरू हो गया था, और 30th बर्थडे पे इसको पता था कि इसकी माँ की तरफ से इसको बहुत बड़ा अमाउंट मिलेगा। एक्चुअली इनकी हर मूवमेंट अखबारों में होती है, क्योंकि द रॉयल्स लिव ऑफ टैक्स पेयर्स मनी, सो दे आर ऑब्लाइज्ड टू फ्लैश द वर्क। किसने कितनी जगहों पे सेरेमनी की है, कहाँ जाके क्या किया, तो कॉन्स्टेंटली इट्स इन द पेपर्स। I'll skip a bit in between. अच्छा, उसके बाद ये I'll jump to the third part. I'll leave out a little bit. एक दिन ये Instagram देखा था. He saw a video of his friend Violet and a young woman. This woman caught his attention like no other. Never seen anyone so beautiful. Staggering realization that he did not want to die, wanted to live. He was so taken aback by her beauty, confidence. He wanted to befriend her, went on a date. She introduced herself, did some aid work, shared each other's Instagram pictures, texted her throughout the night. ये थी मेगन, जो अपनी दोस्त, इसकी कोई दोस्त थी, उसके यहाँ इसने उसकी देखी थी उस पे वीडियो, और फिर then they met each other, मिले. She was American, well educated. She was free as a bird. He was in a glided cage. She was to visit England before going back to Canada to finish filming for before filming making a film. Decided to meet her at her headquarters in on table reserve की से मिला. इसको बहुत अच्छी लगी. She was very, very confident, very educated. उसके बाद ये अब इसकी मर्जी थी. He met her a couple of times. जो ये word use करता है, she looked so much more beautiful. उसने जब reality में देखा उसको, then the pictures, heart attack beautiful. और बहुत चीजें इसने इतनी उम्र में achieve कर ली थी. She was acting, lifestyle writer, travel writer, corporate spokesperson, activist, model, entrepreneur, worked for US Embassy,
तो इसका जो सीवी था वो इट वाज काइंड ऑफ डिजी कि इतना कुछ इसने किया था। और फिर उसके साथ ये बोट्सवाना गई और उसमें ये लोग टेंट में रहे, they could hear the elephants and lions at night, और they experienced lots of things and he wanted to get married to her. उसने जब बताया अपनी फैमिली में कि he is interested, तो विली ने एकदम चौंक के कहा कि कहना you must be joking, fuck off, it's not true. और जबकि ये कहता है कि उसका जो एक शो था सूट्स, तो वो ये रिलीजियसली देखते थे केट और विलियम, और उन्होंने इस तरह से रिएक्शन दिया। ये बहुत इसको तकलीफ हुई कि मैं शेयर कर रहा हूँ जिस चीज से मैं शादी करना चाह रहा हूँ। तो वो ये लोग और फिर इसको लगा इसके फादर भी इसको नहीं मिलाएंगे। खैर इसे सोचा मैं अपनी नानी से शेयर करता हूँ, और इसने कहा अपनी कि मैं ग्रैनी वाज देयर, और उसने कहा कि तुमको कर्टसी करना होगा। फर्गी ने, जो एंड्रू की बीवी थी, तो उसने कहा कर्टसी करना होगा। तो उसने हैरान होके कहती है वो तुम्हारी नानी नहीं है? तो उसने कहा हाँ, बट शी इज अ क्वीन। तो उसने उसको सिखाया कि कैसे कर्टसी करना है। व्हेन यू फर्स्ट मीट हर, मीट द क्वीन, इट्स योर मैजेस्टी। उसके बाद तुम उनको सिर्फ मैम कहोगे एंड डोंट टॉक ओवर हर। तो उसकी प्रैक्टिस कराई। उसके बाद जब नानी आई तो उसने बहुत अच्छी तरह से उनको कर्टसी किया। और उसके बाद उसने कहा कि उनके साथ जो उनका वो था असिस्टेंट, उनका बैग जो पकड़े था, तो उसने कहा वो असिस्टेंट नहीं था, उनका बेटा था एंड्रू। तो इसने कहा, इसने सोचा शी डेफिनेटली हैडंट गूगल्ड अस, इट्स स्ट्रेंज। सारे लोग पढ़ते हैं और हर दुनिया में हर जगह इनकी कहानियां स्प्लैश होती हैं, हमें भी बहुत कुछ इनका पता है। हाउ कम शी डिडंट नो अबाउट कि वो एंड्रू इसका क्वीन का बेटा है। एनीवे उसके बाद इन्होंने क्वीन मिली। क्वीन he could make out कि she appreciated his choice। और फोक में जो कॉटेज थी, उन्होंने कहा कि ठीक है तुम यहाँ पे रह सकते हो। इन्होंने जो इसके प्रिंस चार्ल्स का बटलर था, उन्होंने, आप लोगों ने ये बटलर की भी कहानी बहुत कुछ पढ़ी होगी बिफोर दिस बुक। ये इन्होंने कहा इसको हम थोड़ा सा इसकी हेल्प लेते हैं खाने वाने में, लेकिन उसने इतनी चीजें इनकी एक्सपोज की बिकॉज दे वर ऑल मेकिंग मनी। they were all making money, तो वो and they had no idea कि जो इतने क्लोज हैं वो लोग भी। इससे खैर अपने फादर से मिलवाया मैक को। they had a lot in common, and he had a lot of questions about Mac's career, her confidence and intelligence caught him unawares. They were not prepared. उन्होंने सोचा ऐसे ही, लेकिन जब जिस तरह से जब वो बात कर रही थी तो फादर ऐसे नोट किया कि इसके फादर भी काफी इम्प्रेस हुए थे। लेकिन constant battling with the press, जो एक दफा इन्होंने अब इसको टारगेट करना शुरू कर दिया। मैग कुछ पोर्न पिक्चर्स बना के उसको एडिट डिलीट करके उन्होंने डालनी शुरू की, तो इसने सू किया एंड शी स्पेंट टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स इन लीगल फी। इसने जब कहा कि ये वही लोग हैं जो आपको हरास करते थे व्हेन यू वर स्टडीइंग एट सेंटहर्स्ट, और मेरी माँ को इन्हीं लोगों ने हरास किया, मतलब द न्यूज द पीपल इन द मीडिया, तो ये वही लोग हैं, शुड वी टेक अ स्टैंड? तो वो कहता नहीं पढ़ो न्यूज़पेपर्स। उसको लगा कि ही इज बीन अबैंडन्ड, और इनकी कॉन्वर्सेशन जो है वो सर्कल्स में जा रही है। नोबडी इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि ये जो इसकी बीवी है ये अब इसके पीछे पड़ गए हैं। इसने अपने बाप को खत लिखा था, इसका बाप भी ऐसा कि उसने वो शेयर करनी शुरू की मेगन की चीजें विद द प्रेस बिकॉज ही वाज गेटिंग मनी। और इसने रिक्वेस्ट की अपने फादर से कि आप ना ये चीजें शेयर करें, लेकिन यू नो इट वाज डिफिकल्ट टू कंट्रोल एवरीबडी अराउंड देम। और
Actually I'm trying to jump. उसके बाद ये लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ मूव हो. प्रेस नॉन स्टॉप ऐसा था. उन्होंने he was making money sharing tidbits from Megan's life. फिर इन्होंने जो थे the paparazzi, उन्होंने टेलीफोटो लेंसेज लगा दिए थे हर खिड़की के ऊपर, इवन बेडरूम्स तक में. तो सारे वक्त ब्लाइंड्स इनके नीचे होते थे. और कुछ अरसे इनको थोड़ा सा रिलीफ मिला था जब क्वीन ने इनको अलाउ किया था फ्रॉगमो कॉटेज में. अच्छा, उसके बाद ये इतने परेशान हो गए थे. एक दफा ऐसे भी हुआ कि मेगन हैड अ मिसकैरेज. इसने अपने अगेन ही स्पोक टू हिज फादर कि ये सब कुछ हो रहा है, हमें समझ नहीं आ रहा हम कहाँ रहे. तो वो कहने लगे तुम न्यूज़पेपर्स नहीं पढ़ो, यू विल गेट यूज्ड टू इट एंड शी विल आल्सो गेट यूज्ड टू इट. और इसकी जब ये विलियम से डिस्कस करता था कि तुम कुछ हेल्प करो, तो वो थोड़ा सा फिजिकल हो जाता था, इसको धक्का दे देता या कुछ इस किस्म की चीज करता था. जहां ये मूव होते थे देयर वर कपल ऑफ पीपल, जैसे एल्टन जॉन ने इनकी हेल्प की थी, अपनी दे दिया था. लेकिन होता ये था द मीडिया वाज इन्फॉर्म्ड, और थोड़ी ही देर बाद बीबीसी ने पोस्टेड. अच्छा, जब अंदर फैमिली में इसे पता था द मेगन वाज एक्सपेक्टिंग, तो बीबीसी ने एक फोटो सोशल मीडिया पे लगाई, अ मैन एंड अ वुमन होल्डिंग हैंड्स विद अ चिंपैंजी. द कैप्शन वाज रॉयल बेबी लीव्स हॉस्पिटल. इसने अपनी नानी को बताया कि देखें ये अंदर फैमिली में बात हो रही थी, तो ये फैमिली के अंदर ही कोई है जो लीक आउट कर रहा है. तो उसने नानी ने कहा, क्वीन एलिजाबेथ सेड दैट्स वेरी अपॉलिंग. लेकिन अच्छा, फिर उसने फौरन बुलाया अपने जो स्टाफ था, उसमें इन्होंने बचपन से दो के नाम रखे हुए थे, विलियम और उसने वेस्ट और बी. तो उनमें से एक आता है, उसको क्वीन कहती है कि ये चीज देखो, तो कहता हाँ मैं देखूंगा, मुझे नहीं पता था, हाँ मेरी नजर से भी गुजरे, मैं नहीं सोच रहा था कि इट्स गोइंग टू इम्पैक्ट द इम्पैक्ट दिस माइट हैव ऑन अ यंग कपल. और मैं ये चीज देखता हूँ और ये कॉन्क्रीट सोल्यूशन लेके आऊंगा. ही नेवर हर्ड फ्रॉम हिम. सब इतने, और इट वाज स्ट्रेंज कि बीइंग इन अ रॉयल हाउस होल्ड इतना, या तो लोग फैमिली मेंबर्स दिलचस्पी नहीं लेते थे कि चीज मना की जाए. और एल्टन जॉन के पास रहे तो इट वाज अ रिलीज फ्रॉम प्रिजन. मतलब मीडिया को नहीं पता था, लेकिन थोड़े ही दिन बाद ये चीज आउट हो जाती थी, और फिर टैबलॉइड्स आ जाते थे. और फिर एल्टन ने कहा तुम यू हायर योर ओन लॉयर, और उसके बाद नॉट जो पैलेस के हैं उनको नहीं इन्वॉल्व करो, अपना लॉयर वो करो. इनके पास पैसे नहीं थे इतने. एंड व्हेन दे डिसाइडेड टू मूव आउट, समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या करे. एंड ही नीडेड हेल्प गोइंग टू अ थेरेपिस्ट. कि थेरेपिस्ट के पास जाके ये एकदम रो पड़ा. उसने कहा प्लीज मेक मी क्राई, मुझे जो कुछ है उसने सारा कुछ शेयर किया. अच्छा, दूसरी बात, ही वॉज गोइंग आउट विद अनदर गर्ल, जो बाद में उसको इत्तला है कि शी कमिटेड सुसाइड बिकॉज उसको, इवन शी वाजंट गोइंग आउट विद हिम नाउ, अपने मेगन के साथ था, लेकिन पेपराजी इसके अभी तक उसके पीछे थे दैट शी एंडेड हर ओन लाइफ. तो उसने कहा कि मेरी बीवी का भी यही हशर होगा, मेरी माँ के साथ भी यही हुआ बिकॉज ऑफ पेपराजी, और ये छोड़ते नहीं है. फिर उसके बाद ये लोग, इनका एक और फ्रेंड था, ही वाज राइटर, ही वाज अ डायरेक्टर. उसने अपना घर दिया और रेंट फ्री दिया, लेकिन सिक्योरिटी का मसला था. तो उससे पहले सिक्योरिटी का मसला हुआ. जो पैलेस था उन्होंने बिल्कुल अपने हाथ उठा लिए थे, ना वो किसी चीज के लिए तैयार थे कि हेल्प करेंगे. और उन्होंने बल्कि ये किया कि अखबार में ये दिया, ड्यूक एंड डचेस ऑफ ससेक्स वर स्टेपिंग अवे फ्रॉम द रॉयल ड्यूटीज, जबकि ऐसी कोई बात नहीं हुई थी. और इस तरह से हुआ कि जैसे विलियम और ये सेपरेट एंटिटीज हैं. इसको तकलीफ हो रही थी कि इतना क्रूल बिहेवियर क्यों है, इसके वालिद का भी, इसके भाई का तो था. और कॉन्स्टेंटली दे वर फोर्स, समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ मूव हो, किधर जाए.
इन्होंने सोचा कनाडा हम मूव हो जाते हैं, और उन्होंने कहा सिक्योरिटी चाहिए, पैलेस टू फुलफिल इट्स ऑब्लिगेशन, कीप अस सेफ। और उन्होंने कहा नहीं हमारी नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसने कहा अंकल एंड्रयू इतने he was embroiled in a shameful scandal, no one had so much as suggested that he lose his security। इनको अगर सिक्योरिटी नहीं थी तो ये लोग तो बिल्कुल ऐसे थे किसी ओपन उसमें हो। तो उसके बाद जो एक फ्रेंड था, जो गैर लोग थे, उन्होंने बल्कि हेल्प की, साइलर पैरी, और उसने अपने घर में दिया और सिक्योरिटी खुद पे की। उसने कहा मेरी माँ की, तुम्हारी माँ से एक दफा तुम्हारी माँ आई थी और मेरी माँ इतनी खुश हुई थी, हार्लम आई थी, और उसके बाद से आई एम ऑल्सो टच्ड, और उनके घर में ये लोग रहे। उसके बाद दे ट्राई टू वर्क ऑन द सिक्योरिटी और कहीं जाके रहे। उसके बाद एलए जाके ये लोग मूव हो गए, एंड ही वाज स्ट्रिप्ड। द पैलेस अनाउंस्ड अ रिव्यू, that a review had been conducted of our roles and of the agreement reached in Sandringham. Henceforth, we were stripped of everything but a few patronages. They took all away, even Harry's military associations, no longer Captain General of the Royal Marines, a title handed down by my grandfather, no longer allowed to wear his ceremonial uniform, no longer be doing any service whatsoever for the Queen, made it sound as if there was an agreement between us. They were vilified every day, every hour on social media. तो ये सब कुछ था इसमें जो था, इनको जैसे हर चीज से डिनाई कर दिया था। security नहीं कुछ नहीं। So they moved to Los Angeles and they were working, और ये इन्होंने they got in touch with certain contacts, or they started working for charities and things. I think I should सब end करूं फिर? आवाज नहीं आ रही। आप कंक्लूड कर दें सर। ठीक है। तो ये अलहदा हो गया और इनसे सारी फैसिलिटीज छीन ली गई, और उसमें अपने वालिद भी शामिल थे और भाई भी शामिल था। तो इसने जब ये उसकी बाद मिले हैं ग्रैंडफादर के फ्यूनरल पे, तो इसने कहा कि तुमने मेरी हेल्प नहीं, तो कहता है विलियम कहता है तुमने कभी पूछा ही नहीं फॉर हेल्प। तो इसने कहा इफ वी वर मौल्ड बाय अ बेयर एंड ही सॉ वुड ही वेट फॉर अस टू आस्क फॉर हेल्प। तो उसने कहा कि मतलब मैं तुम देख रहे हो किस तरह से हम एक जगह दूसरी जगह भाग गए, हमें कोई रहने की जगह नहीं, तुम लोगों ने सिक्योरिटी हमारी ले ली, सारे बेनिफिट्स हमारे ले लिए, काम हमें नहीं दे रहे, तो वे डू वी गो। लेकिन द बुक एंडेड ऑन अ हैप्पी नोट कि there's having a new addition in the family, और उसके बाद ये भी लिखता है कि मैग was expressing her love for him and she said you're not a spare, you are a man। और फिर वो अपनी माँ को उस पे लाता है, अपनी माँ जो माँ की रेस्टिंग प्लेस है, और वहाँ खड़े हो के दोनों जात वहाँ पे खड़े होते हैं। और जब नानी का फ्यूनरल होता है तो इसकी जो थी आंट एन, जो उसकी फुप्पी थी, तो उसने कहा तुम वो आई वेलकम करने, क्योंकि ये मूव हो गया था और ये उसके लिए आया था। तो इसके बाप ने इसको फोन करके कहा कि तुम आओ, लेकिन मेगन को नहीं लाना, और कुछ इस तरह की बात भी। तो उसने कहा कि डोंट टॉक अबाउट माय वाइफ लाइक दैट। और खैर जब भी गया तो आंट एन उसको लेके गई नानी को, उसने देखा, उसको अफसोस हुआ कि उसने माँ को क्यों नहीं इस तरह से देखा था। और उसके बाद बीच में वो सारा कुछ जो है तकलीफों से ये गुजरे थे, और इनसे जो सारे कुछ ले लिए थे वो सारा से काफी डिटेल में लिखा है, विच आई हैव टू स्किप बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ टाइम। और काफी जगह जो है
The language of Shakespeare rings very frequently in Harry's sentences. It is a story of trauma, grief, that went unnoticed, untreated for years, and familial dysfunction that continues to this day. Grief is the most common theme. Beyond that, it is a story of how royalty affects fame, childhood, trauma, and grief. His belief, a little strange, that his mother was still alive after her death and would return to him. Isko arse tak, probably because he couldn't get it off his chest. वो गम लिए फिरा तो उसको अभी it's strange कि वो अभी भी सोचता है इसकी माँ आ जाएगी. Heartbreaking view of childhood, grief, and lack of proper support he needed to cope with her death, and you would have a deeper understanding of impact that losing a parent has on a child. He had lots of nicknames: Harry, Darling Boy, Henry, Harold, Hayes. He also got to know about the fight he and Meghan had that caused him to seek therapy, and that ultimately forever changed Harry's relationship with grief. एक दफा इसका झगड़ा हुआ था मेगन से, उसने कहा तुम थेरेपी के लिए जाओ, और that changed his grief, his family, his royal role, and his wife. A family reconciliation is possible if his family should also work towards it, like he has to cope. And how his family and media have presented the details of his life publicly, the book not only opens a window into Prince Harry's life, but reveals the dark sides of royalty itself and the British royals more specifically. There's a long drawn out details about Prince Harry's time in the military, very little about his childhood. He mentions about his struggles with reading and writing. The book is very well written. There's a ghostwriter. His main argument that he was unfairly treated by his family. He wanted to share his own story in his own words, as he feels his family and the media have shared untruths and half-truths about him during his entire lifetime. The book is called Spare, in reference to a joke, जैसे मैंने आपको बताया कि उसके father ने कहा कि I've given you a spare, heir, and now a spare. ये कुछ सारा कुछ पढ़ के one feels a lot of compassion for him having to live in a fishbowl his entire life. Shocking that the media tabloid can get away writing trashy comments. A memoir which offers unprecedented insight into the life as a royal. With remarkable candor, Harry reflects on his mother's death, his complex relationship with the family members, and the battles with the press. So he pulls a curtain on the dark side of the royalty itself. इससे सारा एक्सपोज किया किस तरह की इनकी रिलेशनशिप थी, इसके लिए कोई नहीं खड़ा होता था, और किस तरह से इनको लास्ट में हर चीज छीन ली गई. और अब ये गया था अपने ग्रैंडफादर के फ्यूनरल पे, और इसने जब जैसे शुरू में मैंने कहा कि इसने अपने भाई से कहा कि तुम्हें पता है ना क्यों मैंने छोड़ा, उसने कहा नहीं, तुम छोड़ के गए. तो उसने कहा क्यों, तुम्हें नहीं पता. फिर उसने कहा ठीक है, फिर मैं I'll tell you, I'll tell Pa, and I'll tell the world. और फिर then he decided to expose everything, और उसमें से बहुत कुछ expose किया. I had to cut short while time की वजह से कि लेकिन the book is selling well, and the exiled royal is rumored to have pocketed 16 million pounds. That is $20 million. Advance the huge sums bills on the mega deals they have signed with Spotify for 25 million pounds, $30 million, and Netflix for 81 billion pounds. तो पैसे बहुत बन रहे हैं इस किताब के ऊपर, और अभी तो आई है, कुछ महीने हुए हैं. तो he'll be rich, he won't need the support, चाहे सिक्योरिटी हो चाहे कुछ हो. और जो फैमिली है जिसने पब्लिश किए तो उनका रिएक्शन कोई वो नहीं है. The family has stuck to the motto, never complain, never explain, but behind palace walls, the explosive memoir is causing concern for the royals. Without complaining or explaining, the family has chosen the response to lean into their value through service rather than engage in a war of words that would do them more harm than good. बस वो खामोश है. आपस में वो है कि लोग मतलब ज़ाहिर है if they say something बढ़ चढ़ के वो मीडिया में आ जाता है, और this is it.